नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। एक नए हफ्ते की शुरुआत आज के इस वीडियो से हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करेंगे ग्लोबल न्यूज़ के साथ। थोड़े वेदर चेंजेस की वजह से माई हेल्थ इज़ नॉट एट एट इट्स बेस्ट राइट नाउ, तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं किसी न्यूज़ को एक्सप्लेन करने में कहीं कम रह जाऊं या फिर उतनी एंथुजियाज्म के साथ ना कर पाऊँ। लेकिन एपिसोड तो होगा एंड शुरू करेंगे हम ग्लोबल न्यूज़ के साथ। सबसे पहले बात करेंगे कि यूएस मार्केट्स में क्या हुआ ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को डाउ जोन्स 700 पॉइंट्स से नीचे गिरा एंड ओवरऑल ही यूएस इक्विटीज डिड नॉट डू वेरी वेल ऑन फ्राइडे। उसके कुछ मल्टीपल रीजंस रहे। सबसे पहले तो जॉब रिपोर्ट्स जो सामने आई, दैट लुक्ड स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो बेटर देन एक्सपेक्टेड जॉब रिपोर्ट्स की वजह से मार्केट्स गिर गए, बिकॉज उससे इंडिकेशन यही मिल रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व उतनी अर्जेंसी के साथ रेट कट्स नहीं करने वाला। ऑलरेडी उन्होंने अर्जेंसी कम तो कर ही दी है। 2025 यानी इस साल में चार की जगह दो रेट कट्स होंगे, ऐसा उन्होंने बताया। अब जबकि जब जॉब रिपोर्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो रेट कट्स करने में उतनी जल्दबाजी नहीं करेगी फेडरल रिजर्व। एंड रेट कट्स आप तब करते जब आपको इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट करनी है। तो अगर जॉब्स आर ऑलरेडी डूइंग वेल तो उतनी एजेंसी ऑब्वियसली नहीं होगी। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि कैसे 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड जो है, बाहुबली जिसे हम कहते हैं, तो यूएस के जो 10 ईयर जीसेक यील्ड्स है वो ऑलरेडी कितना कितना बढ़ने लगे हैं, बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। एंड उसका असर हम ओवरऑल ही देख पा रहे हैं। इंडिया में जो एफआई के आउटफ्लोज हो रहे हैं उसका मेजरली रीजन वही है। यूएस मार्केट्स की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा करेक्शन हमें दिखा। ग्रोथ स्टॉक्स जो थे जैसे एनवीडिया, देवर डाउन बाय 3%। बाकी और मेजर एएमडी एंड ब्रॉडकॉम जैसे स्टॉक्स वर डाउन बाय 4.8%। तो अब कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद मार्च में एक और रेट कट नहीं आएगा। ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है, दी ऑड्स जिसे हम कहते हैं कि मार्च में रेट कट होगा, वो 41% से अब 25% गिर गई है ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब्स डेटा। सो सिर्फ करंटली जो ट्रेडर्स के एक्सपेक्टेशन है, दे आर ओनली 25% ऑफ द ट्रेडर्स आर सेइंग दैट मार्च में शायद एक और रेट कट यूएस फेडरल रिजर्व लेगा। एंड इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो मेजर थ्री इंडाइसेस है वहां पर दे पोस्टेड बैक टू बैक वीकली लॉसेस। तो सारे ही मेजर इंडाइसेस, वेदर इट इज S&P 500, नैस्डैक और डाउ, सारे ही स्लिप होते हुए दिखे। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द क्रूड प्राइजेस। तो क्रूड के प्राइजेस, ऑयल के प्राइजेस जंप हुए जब फ्राइडे को यूएस ने एक सैंक्शन इम्पोज किया अगेंस्ट रशियन ऑयल इंडस्ट्री। तो इसके चलते ब्रेंट क्रूड में काफ़ी बड़ा जंप दिखा, 3.69 से जंप परसेंट से जंप दिखा। एंड जो ब्रेंट क्रूड के प्राइजेस है वो अब लगभग $80 पर बैरल पहुंच चुके हैं। तो ये एक हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल रहा है फॉर ब्रेंट क्रूड, फॉर बोथ बेंचमार्क्स यानी ब्रेंट क्रूड एंड यूएस क्रूड ऑयल भी, सिंस अक्टूबर 2024। ये जो नए सैंक्शंस है वो इसी पर है कि इसी के चलते है कि सिंस रशिया के ऑयल को अगर सैंक्शन कर दिया जाए तो उनको जो फंडिंग, उनके जो वो जो पैसे बना पा रहे हैं करंटली टू वेज द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यूएस ने यहाँ पर सैंक्शंस लगाए हैं। एंड जो सैंक्शंस है वो दे आर पार्ट ऑफ रशियाज शैडो फ्लीट, जो करंटली अब तक सारा सैंक्शन इवेड करते हुए आए थे। जैनेट येलन जो यूएस सेक्रेटरी, यूएस ट्रेजरी की सेक्रेटरी है, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंडिकेशंस है, ये जो सैंक्शंस है, दे इंडिकेट कि अब सैंक्शन रिस्क और भी बढ़ सकती है टू रशियाज ऑयल ट्रेड, इंक्लूडिंग शिपिंग एंड फाइनेंशियल फैसिलिटेशन। ऑयल मार्केट का परसेप्शन ये है कि इंडिया एंड चाइना के जो रिफाइनर्स है वो रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो दे मे लुक फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज फ्रॉम द मिडल ईस्ट। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। सबसे पहले हमें बात करनी होगी आईआईपी डेटा की, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का जो डेटा होता है। तो दैट हिट अ 6 मंथ हाई ऑफ 5.2% फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो मैन्युफैक्चरिंग की बूस्ट काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है एंड 6 मंथ्स में पहली बार इतना बड़ा जंप आईआईपी डेटा में दिखा है। नवंबर 2023 यानी कंपैरेटिव ईयर ऑन ईयर मंथ में आईआईपी ग्रोथ 2.5% की थी। अक्टूबर 2024 में यानी सीक्वेंशियल जो ग्रोथ आई थी वो 3.5% का इंक्रीज था। तो उसके मुकाबले ये बड़ी ग्रोथ रही है। लास्ट इतनी बड़ी ग्रोथ मई 2024 में दिखी थी, जब 5.9% से ये जो ग्रोथ आई थी आईआईपी में, वो तब देखने मिली थी। एंड अगर हम अब तक देखें जो अप्रैल टू नवंबर का पीरियड है ऑफ 2024, उसमें ये 4.1% की ग्रोथ है, जबकि पिछले साल की सेम मंथ्स में ये 6.5% का
ग्रोथ रहा था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने मेनली कंट्रीब्यूट किया है इस ग्रोथ को विद अ 5.8% इंक्रीज इन नवंबर 2024, अप फ्रॉम 4.1%। 23 में से 18 इंडस्ट्री ग्रुप्स जो थे इस नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन में, दे रिकॉर्डेड अ पॉजिटिव ग्रोथ इन नवंबर 2024। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर मेनली अगर किसी एक सेक्टर की बात की जाए तो वो 4.4% से इंक्रीज हुआ इन द मंथ ऑफ नवंबर, कंपेयर टू 2% जो अक्टूबर में हुआ था। एंड माइनिंग सेक्टर ने 1.9% का इंक्रीज यहाँ पर दिखाया है। विद इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंट्रीब्यूटर्स रहे थे बेसिक मेटल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल प्रोडक्ट्स। अगली न्यूज है फ्रॉम आईएमएफ चीफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ ने कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी अ लिटिल वीकर, यानी थोड़ी सी नाजुक रहेगी इन 2025। उन्होंने ये मेंशन किया कि यूएस की इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सपेक्टेड, ईयू इज नॉट डूइंग दैट वेल, दे आर स्टॉलिंग, यानी अब तक वहां पर ग्रोथ उतनी ज़्यादा दिखी नहीं है। इंडिया में एक स्लाइट स्लो डाउन हो रहा है, ऐसा उनका मानना है। चाइना में डिफ्लेशनरी प्रेशर्स है एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद डोमेस्टिक डिमांड चैलेंजेस, जो हम हमेशा हाईलाइट करते हुए भी आए हैं। उन्होंने एम्फोसाइज किया है कि लो इनकम कंट्रीज जो है दे आर हाईली वल्नरेबल, यानी उनको ज़्यादा फर्क पड़ सकता है न्यू शॉक्स जो इकोनॉमिक कंडीशंस में ड्यू टू एनी रीज़न आ जाए। इंडिया की इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू स्लो डाउन टू अ 4-year लो, यानी 4 साल में जो लोएस्ट ग्रोथ आएगी वो इस साल आ सकती है इन 24-25, मेनली बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है ओवरऑल सेक्टर वो थोड़ा सा स्लगिश हुआ है एंड इन्वेस्टमेंट्स भी करंटली स्लगिश नजर आ रहे हैं। अल्दो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ जो है दैट इज एक्सपेक्टेड कि उससे रूरल कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बहुत बूस्ट होगा। जीडीपी ग्रोथ जो है इंडिया की इस करंट फाइनेंशियल ईयर में दैट इज एस्टिमेटेड एट 6.4%। पिछले साल के लिए जो एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ थी दैट वाज अराउंड 8.2%, तो वहाँ से थोड़ी सी गिरावट हमें नजर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट को एट्रीब्यूट करते हुए कहा है कि स्लो डाउन टू फैक्टर्स लाइक मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस, मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स बाय सेंट्रल बैंक्स एंड ये सारी चीज़ें जो है वो स्लो डाउन को करेंटली फैक्टर इन कर रही है। आगे सारी नज़र इसी पर होगी कि बजट जो 1 फरवरी को होगा उसमें गवर्नमेंट के क्या स्टांसेस रहेंगे, क्या नई चीज़ें होगी, जो भी सेक्टर्स पर अब तक गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान देता हुआ आया है वो कंटिन्यू होगा या नहीं, ये एक मेजर देखने वाली बात इस आने वाले बजट में होगी। इन्फ्लेशन डेटा, Q3 अर्निंग्स और FII का ट्रेडिंग इज गोइंग टू ड्राइव द मार्केट दिस वीक। तो जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में भी देखा, इस वीक में सारी नज़र इसी पर होगी कि ये सारी चीज़ें कैसे डिटरमाइन होती है। सबसे पहले तो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, CPI इन्फ्लेशन नंबर्स, WPI इन्फ्लेशन नंबर्स, तो उससे क्या अंदाज आ सकता है कि आगे रेट कट्स होंगे नहीं होंगे इंडिया में, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। Q3 के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, बहुत बड़े कंपनीज लाइक इन्फोसिस, रिलायंस, HCL टेक, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस बैंक, ये सारे कुछ की कंपनीज है जो अपने रिजल्ट्स इस हफ्ते में देने वाले हैं। एंड ओवरऑल जैसे कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन का डेटा तो आने ही वाला है। करंटली जो थीम हमें दिख रही है वो यही है कि यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड के यील्ड्स बढ़ रहे हैं, उस वजह से डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूएस डॉलर, यानी डॉलर का स्ट्रांग होना, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बहुत इंपैक्ट हो रहा है। हमने पिछले हफ्ते में भी ये देखा एंड इसी वजह से मेनली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर सेलिंग इन इमर्जिंग मार्केट्स। तो जिस प्रकार के यील्ड्स करंटली यूएस बॉन्ड्स में अवेलेबल है वो देखते हुए, कंसिडरिंग ऑल द फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ऑब्वियसली एफआईआईज ये देख रहे हैं कि इट इज बेटर टू पार्क योर मनी इन यूएस बॉन्ड्स एंड दैट इज व्हाई दे आर सेलिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द इंडियन मार्केट्स एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल। तो ये सारी चीज़ों पर ही की फोकस होगा। यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हुए देखकर, वैसे तो शॉर्ट टर्म में मार्केट स्प्रेड करना इट्स नॉट वर्थवाइल, बट इट सीम्स कि वो वीकनेस अभी भी कंटिन्यू होगी क्योंकि यूएस के बॉन्ड्स के यील्ड्स आर स्टिल गोइंग ऑन अ स्ट्रेंथनिंग फेज। हमने इसी वजह से देखा कि लास्ट वीक में बीएससी का जो बेंचमार्क है दैट फेल बाय 2.32%, निफ्टी ड्रॉप बाय 2.38%। ओवरऑल ऐसा ही दिख रहा है अब तक तो कि Q3 के अर्निंग्स उतने अच्छे नहीं आए हैं फॉर जो भी मेजर कंपनीज के हैं अब तक बताए हैं। कुछ कंपनीज लाइक डीमार्ट की बात हम करने वाले हैं आगे स्टॉक वाइज न्यूज़ में। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे कह सकते हैं लैंड माइंस को पार करना है इंडियन मार्केट्स को इस हफ्ते में। तो हमें देखना होगा कि कैसे ये सिचुएशन में मार्केट्स आर गोइंग टू होल्ड। एफपीआईज ने विड्रॉ किए हैं 22,000 करोड़ इन द मंथ ऑफ जैन सो फार बिकॉज ऑफ राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स एंड ऑल्सो
राइजिंग डॉलर एज वेल एज वीक अर्निंग्स आउटलुक जो करंटली नजर आ रहा है। ये उसके बाद आ रहा है जब दिसंबर में एक इन्वेस्टिंग इनफ्लो आए थे फ्रॉम एफआईएस और टू द ट्यून ऑफ अराउंड 15,000 करोड़। उसके बाद हमने देखा है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है बॉन्ड यील्ड्स में and इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह की सेलिंग एफआईआईएस करंटली इंडिया में कर रहे हैं। तो यही देखना होगा कि आगे क्या सिचुएशन होगी रिगार्डिंग द एफआईआईएस आउटफ्लो। 22,000 इज अ बिग नंबर एंड इस वजह से ये सारी चीज़ों की वजह से इंडिया का रुपी हैज़ गॉन टू अ रिकॉर्ड लो लेवल। बॉन्ड यील्ड सर्ज होने लगे एंड जो प्राइमरी ड्राइवर रहा है इसका हैज़ बीन द राइज इन द डॉलर इंडेक्स जो अब 109 के ऊपर हो गया। सो डॉलर इंडेक्स इज द कंपैरिजन ऑफ डॉलर विथ अ फ्यू की करेंसीज। तो जब डॉलर इंडेक्स बढ़ता है दैट मीन्स दैट द यूएस करेंसी, यूएस का डॉलर जो है दैट इज स्ट्रेंथनिंग, वो और स्ट्रांग होते जा रहा है एंड इसी वजह से अगेन देन यूएस के बॉन्ड यील्ड्स आर नाउ अबव 4.6%। तो दैट इज़ अ वेरी बिग नंबर फॉर अ इकोनॉमी लाइक यूएस। तो इसी वजह से हम देख रहे हैं कि किस तरह का सेलिंग करंटली हो रहा है। 2024 की अगर बात करें तो एफआईआईएस ने अपने इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियन इक्विटी स्केल बैक किए थे। ओवरऑल उस कैलेंडर ईयर के लिए नेट इन्फ्लोज वर जस्ट 427 करोड़। इन कॉन्ट्रास्ट 2023 में एफआईआईएस हैड इन्वेस्टेड 1.71 लाख करोड़ इन इंडिया। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक वाइज न्यूज़ की। सबसे पहले हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस दिसंबर न्यू बिजनेस के प्रीमियम्स जो है वो गिरे हैं बाय 21.7% टू 30,218 करोड़। तो ये एक मेजर इसका रीज़न यही है कि एक जो बेस था पिछले साल का सेम मंथ जो था उसमें बेस काफ़ी हाई था। तो न्यू बिजनेस प्रीमियम्स जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के दे ड्रॉप्ड बाय 21.7%। एलआईसी के प्रीमियम 41% से गिरे हैं ऑन ईयर बेसिस। तो एलआईसी के प्रीमियम्स में खासकर काफ़ी बड़ा डी ग्रोथ हमें नज़र आ रहा है। तो जो डिक्लाइन है वॉज ड्यू टू अ शार्प फॉल इन अ ग्रुप सिंगल प्रीमियम्स जो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं इस दिसंबर क्वार्टर में। केयर एज रेटिंग्स जो है उन्होंने कहा है कि दिस इज जस्ट नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस जो पिछले साल दिखा था। तो दीज आर दी नॉर्मलाइज नंबर्स। एलआईसी के इंडिविजुअल्स नॉन सिंगल प्रीमियम्स जो है वो भी थोड़े से ड्रॉप होते हुए दिखे हैं। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरर है उसमें 15.2% का प्रीमियम ग्रोथ दिखा फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। एचडीएफसी लाइफ में 4.55% का ड्रॉप दिखा इन द प्रीमियम इनकम। बजाज अलियांज में 9.7% का ग्रोथ दिखा है। तो ओवरऑल सबड्यूड नंबर्स ही है ओवरऑल अगर हम देखें तो एंड उसी का हम देख रहे हैं कि पूरा असर जो है वो ओवरऑल लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर हमें दिखाई दे रहा है। अगली न्यूज है रिगार्डिंग डी मार्ट। तो डी मार्ट ने Q3 FY25 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं। पिछले कुछ सालों में जो हमने ग्रोथ देखी वैसी ग्रोथ अब आनी बंद हो चुकी है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स के Q3 नंबर्स के हिसाब से उनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है बाय जस्ट 4.8% फॉर द Q3 ऑफ FY25। तो रेवेन्यू के नंबर्स तो ऑलरेडी वैसे स्टैंड अलोन नंबर्स बताए थे कंपनी ने जब उन्होंने Q3 अपडेट दिया था। तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हुए हैं बाय अराउंड 18%, लेकिन पैट हैज ग्रोन बाय जस्ट 4.8%। पैट मार्जिन इस क्वार्टर में 4.5% रहा विच इज डाउन फ्रॉम 5.1% जो करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर में हमने देखा था। सेम स्टोर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर स्टोर्स जो 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं उसके केस में 8.3% का ट्रिपल एस जी देखने को मिला है। कंपनी के जो सीईओ है नेविल नोरोना उन्होंने ये बताया कि डिस्काउंटिंग इंटेंसिटी एफएमसीजी कैटेगरीज में बहुत बढ़ गई है जिस वजह से कंपनी का जो हाई टर्नओवर स्टोर्स है वो बहुत अफेक्ट हुए हैं। हालांकि ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि Q2 के मुकाबले जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। डिमार्ट रेडी जो उनका ऑनलाइन ऑर्डरिंग सर्विस है दैट ग्रू बाय 21.5% फॉर द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ FY25, लेकिन ये ओवरऑल रेवेन्यूज के मुकाबले अभी भी काफ़ी छोटा बिजनेस है कंपनी के लिए। मेजर एक और अनाउंसमेंट यहाँ पर ये रही कि कंपनी ने टॉप लेवल मैनेजमेंट रीशफल अनाउंस किया है विद द अपॉइंटमेंट ऑफ अंशुल असावा जो सीईओ डेजिग्नेट रहेंगे। असावा जी जो है इज करंटली द कंट्री हेड ऑफ यूनिलीवर इन थाईलैंड एंड जनरल मैनेजर फॉर द होम केयर बिजनेस यूनिट इन ग्रेटर एशिया। वो डीमार्ट को ज्वाइन करेंगे फ्रॉम मार्च 2025। तो जो करंट सीईओ है नेविल नोरोना जो इनकम्बेंट एमडी एंड सीईओ है उनकी टर्म एंड होगी इन दिसंबर 2026 और उन्होंने रिन्यूअल यहाँ पर नहीं लिया है
सो इज गोइंग टू सपोर्ट मिस्टर असावा फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन. तो नोरोन्हा की जो जर्नी है, नोरोन्हा जी की जो जर्नी है विद डीमार्ट फॉर ओवर 20 years, दैट इज फाइनली कमिंग टू एन एंड. He has overseen growth of DMart from 5 stores to 380 stores all over India. Just Dial के Q3 results भी सामने आए हैं. Net profit has increased by 43% to 131 crores. Revenue is up by 8.4%. तो overall काफ़ी decent set of numbers यहाँ पर Just Dial ने रिपोर्ट किए. Revenue growth ठीक ठाक रही, but net profit growth has been very good. EBITDA के जो मार्जिन्स है वो काफ़ी बड़ा सर्ज यहाँ पर दिखा है टू 30.1%, जबकि Q3 ऑफ FY24 में ये सिर्फ 22.7% था. तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है. ओवरऑल ट्रैफिक इज डूइंग क्वाइट वेल. 15.3% से ट्रैफिक कंपनी का बढ़ा है. एक्टिव लिस्टिंग्स भी बढ़े हैं बाय 14.2%. जियो कोडेड लिस्टिंग्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट. ये सारी चीज़ें तो काफ़ी अच्छे से बढ़ी हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम जस्ट डायल जैसी कंपनी को करंटली है द कैश ऑन देयर बैलेंस शीट. उनकी बैलेंस शीट पर ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ का कैश है, जबकि बैलेंस शीट साइज इज हार्डली 7,000 करोड़ आई गेस. तो बैलेंस शीट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कैश, जो करंटली ऐसा लग रहा है कि कंपनी डज नॉट नो वेयर टू इन्वेस्ट दिस. तो काफ़ी बड़ा पोर्शन अभी भी कंपनी की बैलेंस शीट पर है. सो हो सकता है इंस्पाइट ऑफ अ वेरी गुड रिजल्ट मार्केट्स माइट नॉट रिएक्ट, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट ये नहीं बताता कि वो इंक्रीमेंटल कैश कहाँ पर इन्वेस्ट करने वाली है. क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ अच्छे रिजल्ट्स देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हाउ द कंपनी डज एलोकेशन ऑफ कैपिटल, यही एक चीज़ है जो लॉन्गर टर्म में कंपनी के स्टॉक प्राइस को इम्प्रूव कर सकती है. तो रिटर्न ऑन कैपिटल कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए कंपनी का कैश एलोकेशन भी सही बिजनेसेस में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी. तो ये देखना होगा कि जस्ट डायल आगे इस पर कैसे प्रोसीड करता है. सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस इन द जीएसटी डिस्प्यूट केस अगेंस्ट ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को स्टे कर दिया है टिल March 18. इसी वजह से ऑनलाइन गेमिंग बेस्ड कंपनीज जो है उनके स्टॉक्स फ्राइडे को अप थे. डेल्टा कॉर्प एंड नजारा टेक जैसे स्टॉक्स सर्ज्ड अप बाय मोर देन 7%. तो जैसा आप जानते होंगे कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज पर 28% का जीएसटी इम्पोजिशन हुआ था, एंड दैट वाज ऑन द फुल वैल्यू ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग सर्विस. तो उसी के बाद ये बहुत सारे जो इंडस्ट्री प्लेयर्स थे दे अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सेइंग कि वो इस चीज़ को रिव्यू करे, बिकॉज दे फेल्ट दैट इट इज़ अ वेरी penal notice that they have been issued of 28% GST. तो यही चीज़ें अब तक सुप्रीम कोर्ट के साथ पेंडिंग थी. तो करंटली एक स्टे आ गया है इस पर. सो दे हैव सेट कि सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली सेइंग कि अभी वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पर अभी ध्यान नहीं देंगे. दे हैव स्टेड द शो कॉज नोटिस, एंड इसी वजह से स्टॉक्स वर डूइंग वेल फॉर दीज कंपनीज. सेवरल कंपनीज ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को टू रिकंसिडर द पॉलिसी, क्योंकि जो रैपिडली ग्रोइंग गेमिंग इकोसिस्टम है इंडिया में उसको ये सारी चीज़ें डिसरप्ट कर सकती है, ऐसा उनका कहना था. इसी के साथ हमारी न्यूज़ आज यहीं पर ख़त्म होती है. अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, यानी बिलीव इट और नॉट सेक्शन पर. तो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है इस पर एक नज़र रहेगी, क्योंकि पिछले हफ्ते में इन्होंने एक बहुत मेजर स्टेप लिया. उन्होंने बॉन्ड मार्केट्स में बॉन्ड मार्केट्स में नॉट जस्ट बाइंग बट ट्रांजैक्शंस इन जनरल टेम्पररीली सस्पेंड कर दिए, एंड ओपन मार्केट परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स उन्होंने बंद कर दिए. दे इशूड वार्निंग्स एंड दे सेड कि हैवी फाइन्स होंगी अगर ये सारी चीज़ें जो है वो इसका जो है वो पालन नहीं किया जाता, तो ये सारी चीज़ें होंगी. तो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर करंटली. तो अगर आप देखोगे कि चाइना के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके यील्ड्स आप जाकर चेक कीजिए एक बार, यू विल सी कि दे आर फॉलिंग ड्रास्टिकली. चाइना के बॉन्ड मार्केट यील्ड्स आर फॉलिंग ड्रास्टिकली, एंड जिस तरह का बिहेवियर चाइना के इकोनॉमी में दिखा है, वैसे में अगर बॉन्ड यील्ड्स गिरते हैं इसका मतलब यही है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है दे थिंक कि करंटली ओनली बॉन्ड्स कैन मेक मनी. इक्विटीज और बाकी हाई ग्रोथ असेट क्लास आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मनी फॉर द इन्वेस्टर्स इन द कमिंग ईयर्स. ऐसा इंडिकेशन करंटली दिख रहा है. अब यील्ड्स गिरने की वजह से दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन देयर करेंसी एज वेल. इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन many years जो बॉन्ड यील्ड्स है चाइना के जो बॉन्ड यील्ड्स थे फॉलन बिलो द बॉन्ड यील्ड्स दैट यू गेट ऑन जापानीज बॉन्ड्स. सो यू कैन इमेजिन, क्योंकि जापान और चाइना बहुत कॉन्ट्रास्टिंग इकोनॉमीज है. अगर हम पिछले 30 साल देखें तो दोनों की जो ग्रोथ रही है दे हैव बीन माइल्स, बहुत डाइवर्जेंस है दोनों की ग्रोथ में. बट दिस इज अ बिग टॉकिंग पॉइंट कि जापान में इन्वेस्ट करके आपको बेटर यील्ड्स मिलेंगे कंपेयर टू चाइना राइट नाउ. तो दिस इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द चाइनाज इकोनॉमी, एंड इस वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वाज हैपनिंग इन जापान एट द स्टार्ट ऑफ 1990s.
1970 से 1990 तक जापान ने बहुत मेजर इकोनॉमिक बूम देखी, एंड 1990 के बाद इट ऑल वेंट डाउन। द ग्रोथ हैड कंप्लीटली प्लेटोड, एंड जिसे हम लॉस्ट डेकेड कहते हैं जापान के इकोनॉमी में। तो उस तरह की सिचुएशन करंटली चाइना में दिख रही है। अब आगे भी वैसा ही होगा या नहीं, दैट इज एनीवन्स गेस। हमें आगे देखना होगा कि क्या चीज़ें चेंज होती है। बट दिस इज अ मेजर टॉकिंग पॉइंट कि चाइनाज यील्ड्स आर कंप्लीटली कोलैप्सिंग, क्योंकि एवरीवन इज ट्राइंग टू बाय बॉन्ड्स, क्योंकि वहां पर उन्हें सेफ्टी दिख रही है करंटली। उस तरह के रिटर्न्स शायद इक्विटीज ना दे पाए, इसलिए लोग बॉन्ड बाय करने जा रहे हैं। सो बॉन्ड की डिमांड बढ़ रही है। जब बॉन्ड की डिमांड बढ़ती है, उनके प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यील्ड्स आर गोइंग टू डिक्रीज। सो दैट वॉज आवर बिलीव इट और नॉट फॉर टुडे। इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, एंड शेयर करें वीडियो को विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।